देखे। आज की कहानी इंडोनेशिया के एक छोटे से टापू पर बसे दुसुन की है। दुसुन यानी गांव से भी कम घरों वाला एक कस्बा, जहां गिनती के ही लोग होते हैं। उसी कस्बे के पास ही सदियों से सोए मुर्दों का एक कब्रिस्तान था, जहां तकरीबन आधी रात के वक्त दलाई नाम का एक शख्स जमीन में गड्ढा खोद रहा था। उसके पास ही कफन से बंधी हुई एक लाश पड़ी हुई थी, जिसे सिर से पैर तक बेहद कसकर बांधा गया था। दलाई होश में नहीं था। वो गड्ढा खोदते हुए बड़बड़ा रहा था, मुझे माफ करना मेरे भाई, मेरी गलती की वजह से तेरी जान चली गई। मुझे दुख है कि मैं तुझे बचा नहीं पाया। इसके बाद उस शख्स ने कफन की गांठें खोले बिना ही लाश को धीरे से गड्ढे में गिरा दिया और मिट्टी से ढकने लगा। अलविदा मेरे भाई, ऊपर वाला तुझे जन्नत अता करे। कुछ ही देर बाद दलाई ने उस कब्र को पूरी तरह मिट्टी से ढक दिया। उसने फावड़े से मिट्टी समतल की और कब्र का पत्थर जल्दबाजी में सिर की तरफ लगाने की बजाय पैरों की तरफ गाड़ दिया और वहां से घर की ओर चल पड़ा। कुछ पल तक तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे अपने आसपास अजीब सा महसूस होने लगा। और तभी उसके ठीक सामने वही कफन में लिपटी लाश आकर खड़ी हो गई, जिसे देख दलाई की आंखें डर से बाहर निकल आईं। उसकी चीख कब्रिस्तान की खामोशी को चीरती हुई दूर दूर तक फैल गई। उस रात के बाद से दलाई की मानसिक हालत कभी ठीक नहीं हो पाई। वो अक्सर खाली हवा से बातें करता रहता, अचानक आधी रात को चीखते हुए उठ बैठता। कस्बे वालों ने इसे सदमा समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। आज इस घटना को तकरीबन 20 साल गुजर चुके थे। वो छोटा सा कस्बा अब भी कई खौफनाक किस्से अपने अंदर दबाए बैठा था। दलाई का भतीजा देदेन इंडोनेशिया के छोटे से शहर में अपना इलाज करवा रहा था। देदेन डॉक्टर के पास ऐसी गंभीर समस्याएं लेकर आया था जो डॉक्टर की समझ के परे थी। देदेन, दवाइयों का असर धीरे धीरे होगा। तुम दवाइयां तो टाइम पर ले रहे हो ना? यस डॉक्टर, मैं अपनी दवाइयां टाइम पर ले रहा हूं, लेकिन वो मुझे अब भी हर रात खिड़की के बाहर खड़ा हुआ नजर आता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें वो कफन में लिपटा हुआ शख्स कब से नजर आता है? यही कोई 1.5 महीने से। ठीक है, चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं ऑस्ट्रेलिया से आते ही तुम्हें मिलता हूं। तब तक तुम दवाइयां शुरू करो। 1 हफ्ते के बाद तुम्हें बेहतर लगना शुरू हो जाएगा। जी डॉक्टर। डॉक्टर से बात करने के बाद देदेन ने 1 गिलास पानी लिया, दवा खाई और कुछ ही देर बाद बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में खो गया। लेकिन आग झपकने के तुरंत बाद ही एक अजीब सी आवाज ने अचानक उसकी नींद तोड़ दी। देदेन घबराकर झटके से उठ बैठा। उसकी सांसें तेज चलने लगी। आवाज अभी भी साफ सुनाई दे रही थी, जैसे उसके कमरे की छत पर कोई जोर जोर से उछल रहा हो। देदेन ने डरते हुए चारों तरफ देखा। और धीमी आवाज में खुद से बड़बड़ाया, इतनी रात गए छत के ऊपर कौन हो सकता है? देदेन ने घबराते हुए तुरंत अपना फोन उठाया और अपनी गर्लफ्रेंड लिली को कॉल लगाया। हेलो लिली। हाँ देदेन, बोलो, सब ठीक तो है ना? नहीं लिली, कुछ भी ठीक नहीं। मुझे फिर से वही आवाजें सुनाई दे रही हैं। वही मेरे गांव के घर वाले सपने आ रहे हैं, जबकि मैं ट्रीटमेंट भी करवा रहा हूं और समय पर दवाइयां भी खा रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है लिली। देदेन, मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने गांव दुसुन वाले घर जाना चाहिए। तुम अपने अंकल आंटी के पास जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो। शायद वहां से लौटने के बाद तुम बेहतर महसूस करो। देदेन कुछ सेकंड तक चुप रहा,
फोन पर बस उसकी भारी सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे लिली की बात ठीक लगी। उसने भी सोचा शायद उसे गांव वाले घर के सपने इसलिए आ रहे होंगे क्योंकि वो पिछले 15 सालों से अपने घर नहीं गया था। अपने पिता की मौत के बाद ही देदेन ने अपना घर छोड़ दिया था। वहां अब सिर्फ उसके अंकल और आंटी रहते थे। उसकी मां तो उसके जन्म के समय ही गुजर गई थी। देदेन ने शहर में ही पढ़ाई की, यही नौकरी करने लगा और धीरे धीरे अपने अतीत से दूर होता चला गया। मगर आज उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि शायद कुछ घावों से भागा नहीं जा सकता, उसे वापस जाना होगा। अगले दिन ही देदेन ने दुसुन जाने वाली बस पकड़ी और सफर करते हुए अपने बचपन की यादें ताजा करने लगा। खिड़की के बाहर गुजरते नजारे उसके दिल को एक अजीब सा सुकून दे रहे थे। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा, शाम का उजाला फीका पड़ता गया और कुछ ही देर में चारों तरफ अंधेरा छा गया। बस अब घने जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी। खिड़की के बाहर सिर्फ पेड़ों की काली परछाइयां थी जो कभी पास आती कभी पीछे छूट जाती। उन्हीं पेड़ों के बीच अचानक देदेन को कुछ दिखाई दिया। उसने देखा वहां एक सफेद आकृति खड़ी थी, पूरी तरह कफन में लिपटी हुई, बिल्कुल सीधी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसे देख देदेन का गला सूख गया। डर के मारे उसने पलकें झपकाई और तब तक आंखें नहीं खोली जब तक बस आगे नहीं निकल गई। लेकिन अगले ही पल देदेन को आगे जाकर वही आकृति अब सड़क के और करीब दिखाई दी। इस बार उसकी चमकती हुई आंखें साफ नजर आ रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने पीछे मुड़कर फिर देखने की कोशिश की। अब वहां सिर्फ अंधेरा था। यही सारी बातें सोचते सोचते देदेन ना जाने कब नींद की आगोश में चला गया और बस पहाड़ी रास्तों से गुजरती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। रात के लगभग 9 बजे अंधेरे रास्तों से गुजरता हुआ देदेन अपने दुसुन यानी छोटे से कस्बे की ओर बढ़ रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। पूरे रास्ते सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। रास्ते में कुछ ही दूर पर एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था। वहां से गुजरते हुए देदेन की नजर कब्रिस्तान की ओर चली गई। वहां उसने जो देखा, उस नजारे ने देदेन को अंदर तक झकझोर दिया। कब्रिस्तान में कई आकृतियां खड़ी थीं, सभी पूरी तरह सफेद कफन में लिपटी हुई, बिल्कुल खामोश, बिना हिले डुले, जैसे वे सब एक साथ उसी को देख रही हो। देदेन की सांस रुक सी गई थी। डर से उसका शरीर कांप उठा और वो पूरी ताकत से वहां से भागने लगा। बिना पीछे देखे बस दौड़ता रहा। काफी दूर तक भागने के बाद आखिरकार वो थक कर रुक गया। वो झुककर घुटनों पर हाथ रखे तेज तेज सांस लेने लगा। नहीं नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। ये मुर्दे ही हैं, पर इनका इस तरह से अपने आप कब्र से बाहर दिखना किसी बड़ी आफत का इशारा है। देदेन किसी तरह खुद को संभालता हुआ अपने घर पहुंचा। एक पुराने झोपड़ी नुमा घर के सामने रुककर उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर तक अंदर सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे उसकी आंटी खड़ी थी। पहले तो वो उसे पहचान ही नहीं पाई, लेकिन जैसे ही देदेन ने अपना नाम बताया, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे अपने गले से लगा लिया, जैसे कई सालों की दूरियां बस एक पल में मिट गई हो। आंटी, अंकल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? वो भी हैं बेटा, अंदर है। रुको, उन्हें मैं